अपनी बढ़ी हुई पावर जांचने के लिए जो जुई है वो अपने स्वॉर्ड के अंदर एनर्जी गैदर करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला सामने की ओर करता है। उसका हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो जमीन है वो दो हिस्सों में बट जाती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो लीजू है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि अच्छा, तो यही असली ट्रू इमोर्टल की पावर है। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपने एक ही शॉर्ट स्ट्राइक के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को खत्म कर सकता है और वहां पर आए हुए बाकी के जो कल्टीवेटर्स होते हैं उजुई को एक ट्रू इमोर्टल बनने के लिए उसे काफी ज्यादा बधाइयां देने लगते हैं। जो होंगे वो चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि सच में एजुलिन ने लिखे हुए इस वर्ड की वजह से इमोर्टल बन चुका है। क्या सच में उस वर्ड के अंदर दाव छुपा हुआ था जिसे कि मैं देख नहीं पाया? और जो मूवी माउंटेन सेट का जो पैट्रिक है वो कहता है कि सच में जो सीनियर ए है वो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे निकल चुके हैं। क्या वो किसी तरह के एंशिएंट इमोर्टल है जो कि यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं? और जो होली सन है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर क्यों हमेशा ही उसे स्पॉटलाइट मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? लेकिन अभी चिंता उसी ए नाम के कमीने को करनी होगी क्योंकि जो सीनियर जू है वो अब एक इमोर्टल बन चुके हैं। इससे पहले उसने इस सीनियर जू को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया था जिसके वजह से जो सीनियर जू है वो जरूर अपनी ह्यूमिलेशन को उससे बदला लेंगे, उसे खत्म कर देंगे। लेकिन होली सन जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो जू होता है वो सीधा आकर हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हैं, उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइडेंस दी जिसके वजह से मुझे एनलाइटमेंट मिली और मैं एक इमोर्टल बन गया। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी काफी बड़े सदमे में होता है। उसने लिखे हुए एक सिर्फ मामूली से वर्ड ने इसे एक इमोर्टल बना दिया, लेकिन मैंने इसे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है फिर भी ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा है। प्लीज मेरे ऊपर हमला कर दो, तुम्हारे एक हमले की वजह से मैं भी ट्रू इमोर्टल बन सकता हूँ। लेकिन जाने दो, मुझे इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इमोर्टल आइलैंड के अंदर मुझे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हुए शायद मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जो इसे कहता है कि मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो एनलाइटमेंट है तुमने खुद पाई है। जिस बात को सुनने के बाद जो जियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा जेनरस है। और जी को इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर से बात करता हुआ देखने के बाद जो होली सन है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अपनी डिग्निटी को यानी कि अपने अपमान को इस तरह से बुला दिया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। और जो ग्रेट एल्डर है वो अपने मन में कहता है कि अब जो जोन जिन शॉर्ट से के उसके पास एक ट्रू इमोर्टल है जिसके वजह से यह हुआ सेट को फ्यूचर में जो कुछ भी करना है उसके लिए काफी ज्यादा बड़े दिक्कतें आने वाली है, जिसके वजह से चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हमें ये जो आइलैंड है उसे अपने कब्जे में करना ही होगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे तो हमारा जो ईस्टर्न रीजन के ऊपर कंट्रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ग्रेट एल्डर के इतना कहने के साथ ही उस आइलैंड के अंदर से काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो बाहर निकलने लगती है। इसका ये मतलब है कि जो कंपटीशन है वो शुरू हो चुका है, जिस चीज को देखने के बाद वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स हो काफी तेजी के साथ उस आइलैंड के ऊपर जाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उस आइलैंड के इर्द गिर्द एक शील्ड होने की वजह से उसमें से कई सारे कल्टीवेटर्स उसके अंदर नहीं जा पाते, जिस चीज को देखने के बाद जो जुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लीजुई की ये बात सुनने के बाद जो होंगे लीजुई से कहता है कि ऐसा लगता है कि इस इमोर्टल आइलैंड के ऊपर वही जा सकता है जो कि क्वालिफाई हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने दोनों डिसाइपल से कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हमें यहाँ से कि ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने होली सन से कहते हैं कि होली सन में अब इसके अंदर जाने के लायक नहीं हो, जिसके वजह से आपको अकेले इसके अंदर जाना होगा। और मुझे यकीन है कि इस आइलैंड को आपके सिवा कोई भी जीत नहीं पाएगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होली सन है वो ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूंगा, बस आप यहाँ पर खड़े रहकर ये देखिए कि मैं इस आइलैंड के ऊपर कैसे कब्जा कर लेता और इसका मास्टर कैसे बनता हूँ। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उस आइलैंड के ऊपर आ जाता है। उस आइलैंड के ऊपर आ जाने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि फाइनली ये शुरू हो रहा है। लेकिन एजुलिन जो है वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसने अपने पास किस तरह की ट्रिक छुपा के रखी है। और इसके अलावा अब एक इमोर्टल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, जिसके वजह से ये जो ट्रायल है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हालांकि इतना कहने के साथ ही वहां पर और भी ज्यादा कल्टीवेटर्स पहुंच जाते हैं जो कि उस आइलैंड के ऊपर आने के लिए वर्दी होते हैं। लेकिन वहां पर आने के बाद वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर आ जाने के बाद उनकी जो कल्टीवेशन है सप्रेस हो चुकी होती है और अब उनके कल्टीवेशन का जो रिलम होता है वो क्यूआई ट्रेनिंग पर होता है। और जो ली उजी होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर जैसे हमने मेडिसिन किंग वैली के अंदर सिचुएशन का सामना किया था वैसी सिचुएशन अब हमारे फिर से सामने आ चुकी है।
जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे ली ऊजी से कहता है कि ऐसा लगता है कि इस बार इस आइलैंड का जो ओनर है उसने यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन सेटअप करके रखा है जिसके वजह से हमारी जो कल्टीवेशन ड्रिलर है वो सप्रेस हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली ऊजी से कहते हैं कि अच्छी बात है ना, सारे लोग फेयर तरीके से कम्पीट कर सकते हो। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि चाहे यहाँ पर कितनी भी ज्यादा सेपरेशन हो, उस सेपरेशन का मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो जुई होता है वो अपने मन में कहता है कि चाहे मेरी कल्टीवेशन कितनी भी ज्यादा तुम सप्रेस कर लो, जब तक मेरे हाथों में मेरी स्वॉर्ड है तब तक मैं किसी से भी नहीं डरता। जुई कितना कहने के साथ ही हमें सामने की ओर एक चट्टान को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर दो हिस्सों में बंटने लगती है। उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहां पर के कल्टीवेटर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो ट्रायल है वो शुरू हो रहा है। उन कल्टीवेटर के इतना कहने के साथ ही उनके आंखों के सामने एक चेस बोर्ड जैसा ग्राउंड तैयार हो जाता है और उस ग्राउंड के कुछ कुछ ब्लैक और व्हाइट हिस्सों के ऊपर ट्रेजर्स रखे हुए होते हैं। और इसी के साथ में वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन सारे कल्टीवेटर्स को उस गेम के रूल्स के बारे में बता दिया जाता है। मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं तो ये बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ही है। डाइस पर जो नंबर आएगा उतने नंबर आपको आगे बढ़ना है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बिल्कुल सीढ़ी की तरह आपको एक ट्रेजर मिलेगा या फिर सांप की तरह आपके ऊपर कोई खतरा मंडराएगा। लेकिन इसमें इन लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर कोई काफी ज्यादा बड़ा खतरा आता है तो उन्हें ऑटोमेटिकली इस आइलैंड के ऊपर से टेलीपोर्ट कर बाहर भेज दिया जाएगा। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स है उन सारे कल्टीवेटर्स के सामने उनको उनका जो डाइस है वो पहुंच जाता है और इसी के साथ में जो ट्रायल है वो शुरू हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ल्यूजियो वो कहता है कि चलो इसे शुरू करते हो। जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो ट्रायल है वो पूरा का पूरा लक के ऊपर डिपेंड है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर एजुलिन कैसे इस ट्रायल को पास करता है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि जब डाइस को घुमाने के बात आती है तो उसके अंदर मैं मास्टर हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि सिस्टम सिस्टम जागो, क्या तुम सो रहे हो? मैंने साइन इन कंप्लीट किया है तो मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दे दो। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि होस्ट मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा सो गया था। और जो कि आपने साइन इन लोकेशन का जो टास्क दिया था वो टास्क कंप्लीट कर लिया, जिसके वजह से आपको रिवॉर्ड में गोल्डन लक दिया जाता है। और जैसे ही सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को गोल्डन लक देता है वैसे हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस गोल्डन लक के साथ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर मैं कितना तेजी के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर होली सन के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि ये भी यहाँ पर अब इसकी लेने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी हमें जुई को दिखाया जाता है जो कि डाइस को घुमाते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर एक बक्से को खोल लेता है, जिस बक्से के अंदर हमारे जुई को एक चिट्ठी मिलती है जिसके के अंदर लिखा होता है कि जुई ने अगर गोरिल्ला डांस किया तब भी जुई आगे बढ़ सकता है, नहीं तो उसने जहाँ पर उसकी शुरुआत की थी उसी शुरुआत के पॉइंट पर इसे वापस भेज दिया जाएगा। जिस चीज को पढ़ लेने के बाद जो जुई पूरा सदमे में चला जाता और काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं एक इमोर्टल शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ, आखिर मैं यहाँ पर इतना ज्यादा घटिया गोरिल्ला डांस कैसे कर सकता हूँ। लेकिन तब भी हमारे जुई को पीछे की तरफ से किसी की आवाज आती है और जब जुई पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे हमें हंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर डांस कर रहा होता है। और हंग का डांस देखने के बाद वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि वो फेरी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हमें जुई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है, उसका डांस इतना ज्यादा सिंपल और मेरा डांस इतना ज्यादा घटिया क्यों है। और जो ली ऊजी वो अपने मन में कहता है कि सीनियर ब्रदर हम पेलिस का क्वेश्चन पॉइंट कर यहाँ पर डांस कर रहे हैं, सच में ये देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो होंगे वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे ये घटिया सा पेलिस पेलिस क्वेश्चन पॉइंट कर यहाँ पर डांस करना पड़ रहा है। और कुछ देर डांस करने के बाद हमको जो टास्क मिला होता है वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद हमको सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर की याद आती है कि आखिर वो क्या कर रहा होगा। इतना सोचने के बाद जब हम पीछे की तरफ देखता है तो हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि अभी तक एक भी चाल नहीं चली होती। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो आदमी वहां पर क्या कर रहा है, क्या उसे ये खेल समझ में नहीं आया। इतना कहने के बाद जो होंगे फिर से अपने डाइस को बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर तुम जल्दबाजी नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा और इस टास्क को जीत लूंगा। और हमारे होंग को इतना ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद जुजुयो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास और दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से वो वहीं पर ही गोरिल्ला डांस करना शुरू कर देता है,
जैसे गोरिल्ला डांस करता हुआ देखने के बाद जो बाकी के कल्टीवेटर है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिन्हें हंसता हुआ देखने के बाद हमारा जुजुई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी लेकिन तभी हमें होलीसन को दिखाया जाता है जो कि सीधा घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे घुटनों पर बैठा हुआ देखने के बाद वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, कहते कि ये तो होलीसन है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा डिग्निफाइड और ऊंचा समझता था, आज देखो वो अपने घुटने पर बैठा है। और हमें होलीसन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मुझे टास्क मिला था कि मुझे घुटने पर बैठकर अपने सर को बार बार नीचे नहीं पटकोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना सोचने के बाद जो होलीसन है उसे जो टास्क मिला तो टास्क कंप्लीट करने लगता है, यानी कि घुटनों पर बैठकर अपने जो सर है उसे बार बार जमीन पर पटकने लगता है। और उस गेम के अंदर जो कुछ भी सारी चीजें चल रही होती है सारी की सारी चीजें एक जो बूढ़ा आदमी वो एक बड़े से पॉन्ड के अंदर देख रहा होता है, जिन चीजों को देखने के बाद जो वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि और हमारे होंग ने और जो जुई ने किया होता है उन सारी चीजों को देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि गोल को पाने के लिए इन लोगों ने अपनी जो इज्जत है उसे भी गवा दी, और बाकी के जो कल्टीवेटर्स है वो तो सारे के सारे बकवास लोग हैं, वो अपने गोल को पाने के लिए अपनी इज्जत भी नहीं गवा रहे क्योंकि अपना जो गोल है उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहिए। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो आराम कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो कहता है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है क्या। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से अपने डाइस को बाहर निकल कर अपने गोल्डन लक का इस्तेमाल करते हुए उस डाइस को घुमा देता है, और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस डाइस को घुमा देता है वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को 60 पॉइंट्स मिलते हैं, जिस चीज को देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी को काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या एक ही समय पर उसे 60 पॉइंट मिले। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस डाइस को घुमाते हुए 60 पॉइंट्स को पा रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी पूरा सदमे में चला जाता है। वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा चौंके हुए कहते कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो जब भी डाइस को घुमाता है वैसे उसके 60 पॉइंट कैसे आ सकते हैं। सच में सीनियर ए का जो लक है वो सच में काफी ज्यादा बेहतर है। जिन लोगों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने मन में कहता है कि ये तो बस 60 पॉइंट्स है, आखिर इसमें इतने ज्यादा बड़ी क्या बात है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा आगे आ चुका होता है। आगे आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है, जिस ट्रेजर चेस्ट को खोल देने के बाद उस ट्रेजर चेस्ट में के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को एक डायनासोर मिलता है जो कि एक फर्स्ट पेट्रोसोर होता है, जो कि अब से हमारा मेन कैरेक्टर का एक पेट होगा। जिस पेट को पा लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जल्दी से उस पेट के ऊपर बैठते हुए उड़कर वहां पर से जाने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद जो जुई वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर वो आसमान में क्या चीज उड़ रही है। फिर जो जुई उस डायनासोर को इग्नोर करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि जो सीनियर ए है मुझसे काफी ज्यादा दूर है, मैं ही आशा रखता हूँ कि जो सीनियर ए है वो जल्दी मेरे तक पहुंच जाएंगे। फिर हमें और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर फायर माउंटेन तक पहुंच चुका होता है, साथ ही में वहां पर कई सारे कल्टीवेटर्स होते हैं, लेकिन उस फायर माउंटेन के सामने टिकना उनके बस के बात नहीं होते क्योंकि बार बार उनके सामने जो आगे वो देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहां पर पहुंचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि पहले तो मैं आइस माउंटेन से निकला और अब फायर माउंटेन पर आया हूँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर दो दो माउंटेन है। बस मैं ये आशा रखता हूँ कि आइस माउंटेन के ऊपर जैसे मुझे डायनासोर मिला है वैसे ही यहाँ पर मुझे एक और कोई पेट मिल जाए जिसके के ऊपर मैं सवारी कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फिर से डाइस को घुमाते हुए 60 पॉइंट को लेकर आगे जाता है और आगे हमारे मेन कैरेक्टर को एक और ट्रेजर चेस्ट मिलती है, जिसके के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को किसी तरह का कागज मिलता है जिसके के ऊपर कोई चीज लिखी होती है, जिस चीज को पढ़ लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मेरी तरह कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उस चेस्ट को खोल लेने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने जो कोई भी ऑब्स्टेकल्स था यानी कि खतरे वाली चीजें थी वो सारी की सारी चीजें हट जाती है। वो सारी चीजें हट जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से ट्रेवल करते हुए फोर्थ एरिया यानी कि जंगल के एरिया में आ जाता है, जहाँ पर भी हमारे मेन कैरेक्टर को एक और ट्रेजर चेस्ट मिलती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आगे जाके उस ट्रेजर चेस्ट को खोल लेता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेजर चेस्ट को खोल लेता है वैसे उस ट्रेजर चेस्ट के अंदर से हमारे मेन कैरेक्टर को दो जूते मिलते हैं, जिन जूतों का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से और बिना किसी ऑब्स्टेकल यानी कि खतरे से बचते हुए ये जो जंगल का एरिया है उसे क्रॉस कर सकता है। जिस चीज को देख लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जल्दी से उन जूतों को पहनते हुए काफी तेजी के साथ उस जंगल से दौड़ना शुरू कर देता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि
काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है। हमारा जो होंगे वो भी उसी जंगल के एरिया में होता है, तभी हमारे होंग के ऊपर जो जंगली बेले है वो हमला कर देते हैं, जिस वजह से हमारे जो होंगे वो घायल हो जाता है। तभी हमारे होंग की नजर पीछे की ओर पड़ती है, जहाँ पर जो होली सन है वो भी अपने घोड़े पर बैठकर काफी तेजी के साथ उसी जंगल के एरिया को पार कर रहा होता है कि तभी वो जो बेले जैसे होंग के ऊपर हमला किया था, बिल्कुल वैसे ही जो होली सन है उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। लेकिन जो होली सन है वो अपने स्वord का इस्तेमाल करते हुए वो जो बेले उन्हें काट देता है, लेकिन उस घोड़े ने गलती से दलदल वाले एरिया के ऊपर पैर रख दिया होता है, जिस वजह से वो जो घोड़ा है वो धीरे धीरे करके उस दलदल के अंदर धंसने लगता है। लेकिन जो होली सन है वो समय रहते उस घोड़े के ऊपर से हट जाता है, जिस वजह से जो होली सन है वो बच जाता है। और होलिसन के घोड़े को उसके हाथ से निकलता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि बिना घोड़े के तुम आखिर कितने आगे चल सकते हो। लेकिन तभी कोई चीज बिजली के रफ्तार से जो होंगे उसके पीछे से गुजरती है, जिस चीज को महसूस कर लेने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी अभी वो क्या चीज थी। और होंग के पीछे से गुजरी हुई चीज को और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि एक जगह पर रुकते हुए होंग से कहता है कि अरे होंग तुम यहाँ पर हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, जब मैं आपसे कई गुना ज्यादा आगे था तब अभी भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। और जो होली सन उसके तो गोटे मुंह में आ जाते और गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एजुलिन इतनी तेजी के साथ हमसे आगे कैसे गुजर सकता है। यहाँ पर ये जो कंपटीशन हो रहा है वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। होंग ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि हमें वहीं पर ही खड़ा रहा क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, जिसके वजह से मैं तुम्हें आगे निकलने का एक मौका दे रहा था, लेकिन तुम उस मौके का अच्छी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए। लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ वहां पर से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो होंग से कहता है कि मैं तुम्हारा फिनिश लाइन पर इंतजार करूंगा, जल्दी वहां पर पहुंचना। हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी तेजी के साथ लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो होली सन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मन ही मन में हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देने लगता है। लेकिन अब जो होली सन और जो होंगे उनके बीच में टकराव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है, लेकिन अब सेकंड पोजीशन पर कौन आएगा अभी दोनों के बीच में टकराव हो जाने के बाद में हमें पता चलेगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा आगे आ चुका होता है, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर गहरी से साथ छोड़ते हुए कहता है कि अब तो मेरा साथ देने के लिए भी कोई नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं काफी ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ता। जरा समय की तरफ तो देखो, अभी भी इस खेल को खत्म होने के लिए काफी ज्यादा समय बचा हुआ है। और हमारे मेन कैरेक्टर को समय से पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके अलावा उसका जो लुक है वो सच में काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसने जिस जिस ट्रेजर चेस्ट को खोला हुआ है उसके अंदर उसे टॉप टायर का रिवॉर्ड मिला है, जिसके वजह से वो बिना किसी ऑब्स्टेकल के सामने आते हुए काफी ज्यादा आसानी से इतनी तेजी के साथ आगे आ पाया। और जैसे ये लड़के लोग ग्रेट डॉ ऑफ स्ट्रगल के ऊपर चल सकते हैं, नहीं तो हमारी तरफ देखो एरा के खत्म होने के समय पर काफी ज्यादा बड़ी क्लेमिटी आई थी, जिस क्लेमिटी की चपेटे में हम भी आ गए और हम भी मारे गए। अब जबकि एक ऐसा लकी पर्सन अपीयर हुआ है जो कि हेवंस के खिलाफ जा सकता है, क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि जो कुनलुन रिलम है उसका टर्निंग पॉइंट आ चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें सोचने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है तो उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने फिर से आराम करना शुरू कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते है, उससे कहता है कि कमीने बच्चे कहे कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये कुनलुन रिलम की सबसे बड़ी इनहेरिटेंस की ट्रायल है, आखिर तुम इसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तुम्हारे साथ इस ट्रायल को चैलेंज देने के लिए आए हुए चैलेंजर्स तुम्हारे पीछे कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर मस्त बैठकर अपने मजे ले रहे हो। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है, जो कि उन बेलों से बचने के लिए अनन्या पांडे से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए किसी तरह से उस जंगल के एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और साथ ही में हमें होलीसन को भी दिखाया जाता है, वो भी कुछ कम स्ट्रगल नहीं कर रहा होता है। और अनन्या पांडे से कई गुना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार हमारा जो होंगे उस जंगल के एरिया से बाहर आ जाता है। जंगल के एरिया से बाहर आ जाने के बाद जब वो सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सामने कर अभी भी हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर ही बैठा होता है और हमारे होंग का उस जंगल के एरिया से बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है।
और हाँ, जो होली सिंह वो भी किसी तरह से जंगल के एरिया से बचते हुए बाहर आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज़्यादा बेफ़िक्री से वहाँ पर खाना खाता हुआ देखने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाती है। उससे कहता है कि हमने उस एरिया को क्रॉस करने के लिए लगभग अपनी जान गँवा ही दी थी, लेकिन तुम यहाँ पर मस्त बैठकर आराम फरमा रहे हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर चाहे कि अंदर गिरे हुए मक्खी को हम जैसे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो होली सिंह को निकाल कर वहां पर से बाहर फेंक देता है और हमसे कहता है कि क्या तुम भूखे हो, ये लो मेरे पास खाना है, इसे खा लो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। जिस चीज को देखने के बाद जो होली सिंह है वो अपने मन में कहता है कि तुम तो फोन की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारे के सारे कल्टीवेटर्स है वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं और फिनिश लाइन पर हमारे मेन कैरेक्टर को आराम से बैठकर खाना खाता हुआ देखने के बाद वो सारे के सारे लोग पूरी तरीके से सदमे में चले जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में खाना देखने के बाद जो ली उजी बिल्कुल एक भूखे नंगे की तरह उस खाने को लेने के लिए उसके ऊपर झपट जाता है और ली उजी की उस टाल देते समय हालत खराब हो जाने की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर ली उजी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर ली उजी को एक जोरदार लात मारता है, जिसके वजह से जो ली उजी उड़ते हुए पीछे चला जाता है। ली उजी को लात मारने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर गुस्सा करते हुए ली उजी से कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी से आकर मेरे हाथों से खाना छीनने की कोशिश करने की। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी है वो कांपते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर मुझे पहचान नहीं है, मैं ली उजी हूँ, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से हंग की तरफ देखते हुए कंफर्म करने लगता है कि क्या सच में यही ली उजी। और हमारे हंग का रिएक्शन देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता चल जाता है कि उसने जिसे लात मारी है वो ली उजी ही है। जिस चीज का एहसास हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से ली उजी के पास जाकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, मैं तो बस तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को टेस्ट कर रहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी है वो अपने मुंह से लात टपकाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो कि आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है तो क्या आपका ये डिसाइपल खाना खा सकता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उससे कहता है कि खाओ खाओ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि खाने के लिए तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ लड़ाई कर सकता है। हालांकि अगर तुम्हें थोड़ी देर हो जाती तो मैं यहाँ पर जितना भी खाना है वो सारा खाना खा जाता। जिस बात को सुनने के बाद जल्दी उजे बिना किसी एक्सप्रेशन के हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर आपको लोगों को कन्फर्ट करना काफी ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। और इसी तरह से और कुछ समय गुजर जाता है। कुछ समय गुजर जाने के बाद इस ट्रायल का जो समय है वो खत्म हो जाता है और जो कि हमारा मेन कैरेक्टर इस ट्रायल के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आया होता है, जिसके वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड में एक इमोर्टल लेवल की टेक्निक मिलती है, जिस टेक्निक का नाम बैप्टिज्म होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इमोर्टल लेवल की टेक्निक को पाता हुआ देखने के बाद वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स है वह हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इमोर्टल लेवल की टेक्निक हो या फिर डिवाइन लेवल की टेक्निक हो, इसे हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन लोगों को शक ना हो इसलिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा दिखाने लगता है कि इस इमोर्टल लेवल की टेक्निक को पाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश है। और हमारे मेन कैरेक्टर कितने ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मिलने के बावजूद भी उसे नाटक करता हुआ देखने के बाद जो बूढ़ा आदमी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है कि इस टेक्निक के लिए बाहर की तरफ लाशें बिछ जाएंगे, लेकिन तुम इस टेक्निक को इतने ज़्यादा हल्के में कैसे ले सकते हो। अगर तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो तो फिर ठीक है, चलो दूसरे राउंड को शुरू करते हैं और उस राउंड में पता चल जाएगा कि आखिर तुम कितने ज़्यादा लकी हो। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी उस सेकंड स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी चैलेंजेस होते हैं उन चैलेंजेस के पास एक एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर उन सारे चैलेंजेस को जाना होगा और जितने दिनों तक आप अंदर जिंदा रहेंगे उतना ही आपके जीतने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। लेकिन इस सेकंड स्टेज के अंदर सिर्फ 100 ही लोग जीत सकते हैं, यानी कि अगर इस सेकंड स्टेज के अंदर 1000 लोग चले गए तो उसमें से 900 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो बचे हुए 100 लोग हैं वही स्टेज 3 तक जा पाएंगे। जिन सारी चीजों को सुनने के बाद जो होंगे वो कहता है कि एक सर्वाइवल टेस्ट है, यानी कि अंदर की तरफ जो कोई भी जगह है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन जो ली उजी उन सारी चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए सबसे पहले उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ली उजी के इस पोर्टल के अंदर घुस जाने के बाद हमें उस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ली उजी वो अपने आप को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर आ जाने की वजह से जो ली उजी उसकी जो उम्र है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ली उजी
ली की उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि एक हवा का झोंका आएगा और जो ली है उसे मार कर चला जाएगा। और हमारी ली की बस उम्र ही नहीं बड़ी होती बल्कि ली की जितने भी कल्टीवेशन और सारे के सारे कल्टीवेशन जा चुकी होती है। यानी कि अभी के समय के लिए जो ली है वो बस एक मामूली सा बुड्ढा है। लेकिन तभी जो आइलैंड वाला बुड्ढा है वो ली से कहता है कि तुम इस माउंटेन के ऊपर एक मामूली बुड्ढे की तरह जिंदा रहना होगा जब तक कि तुम इस माउंटेन के ऊपर जो बीस्ट है उनके हाथों से मारे नहीं जाते तब तक। जिस बात को सुनने के बाद जो ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आखिर मेरे जैसे एक बूढ़ा आदमी बिना किसी कल्टीवेशन की यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन कुछ ही समय के अंदर जो ली वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर तुम इसी तरह से जोर जोर से चिल्लाते रहोगे तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसके वजह से ये ट्रायल शुरू होने से पहले ही तुम मारे जाओगे। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस राउंड के अंदर तुम अपने आप को कितने ज्यादा जल्दी से डालते हो और तुम्हारा जजमेंट किस तरह का होता है ये चेक करने के लिए राउंड रखा गया है। अगर तुम्हारे पास हेवन लेवल का लक भी हो तब भी वो जो लक है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। और अगर तुम इस ट्रायल के अंदर 100 दिनों तक जिंदा रहे तो तुम्हें एक्सीलेंट माना जाएगा। 150 दिनों के लिए जिंदा रहोगे तो तुम्हें आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। और 200 दिनों के लिए ये छोड़ो, उसे छोड़ो, क्योंकि ऐसा काफी ज्यादा रेयर होता है। लेकिन अगर सच में कोई 200 दिनों तक वहां पर जिंदा रहेगा तो जो उस माउंटेन के ऊपर जितने भी बीस्ट है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और काफी ज्यादा तेजी के साथ और काफी ज्यादा मात्रा में तुम्हारे ऊपर हमला करते रहेंगे। फिर वो जो बूढ़ा आदमी वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे थे ना, चलो इस दुनिया के अंदर तुम कैसे मरते हो मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर हमें ली के सर्वाइवल के फर्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली है उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा एरिया होता है पूरी तरीके से बर्फ में जमा हुआ होता है। जिस वजह से जो ली जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंडी है, क्या तुम ठंड से इस बूढ़े आदमी को मार देना चाहते हो? इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी हमारा जो ली है वो हार नहीं मानता। वो उस जगह पर जिंदा रहने की अपनी पूरी कोशिश करता है और इसी तरह से कोशिश करते हुए हमारा जो ली है वो सक्सेसफुली 87 दिन वहां पर सरवाइव करता है। लेकिन 28वें दिन एक काफी ज्यादा खतरनाक स्नेक बिस्ट हमारे ली के ऊपर हमला कर देता है और हमारा जो ली वो भी हार ना मानते हुए अपने आखिरी सांस तक उस स्नेक बिस्ट के साथ लड़ाई करता रहता है। और आखिर में ली जो है वो स्नेक बिस्ट को हरा देता है। लेकिन साथ ही में जो ली पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने की वजह से वो भी वहां पर मारा जाता है। और इसी तरह से जो ली अपने सेकंड ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेकंड ट्रायल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से जो लोग उस पोर्टल के अंदर गए हुए होते हैं वो सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। साथ ही में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने दिनों तक अंदर जिंदा रह पाए और तुम कैसे मारे गए? जिस बात को सुनने के बाद जो ली है वो काफी ज्यादा चोट में आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं 88 दिन अंदर जिंदा रहा हूँ। एक काफी ज्यादा पावरफुल स्नेक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था जिसके वजह से मैं मारा गया। लियू की सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लियू की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। उससे कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर जुई से कहता है कि और तुम कैसे मारे गए? जिस बात को सुनने के बाद जो जुई है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे ऊपर बिजली गिरी थी। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं स्ट्रिबुलेशन को काफी आसानी से झेल लूंगा, लेकिन वो स्ट्रिबुलेशन सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी जिसके वजह से मैं मारा गया और मैं 160 दिनों तक अंदर सरवाइव कर पाया। जी की बात सुनने के बाद जो ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि क्या 160 दिनों तक तुम अंदर सरवाइव कर पाए? सच में तुम तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली से कहता है कि क्या क्या इसे इतना ज्यादा लंबा समय माना जाता है? जिस बात को सुनने के बाद जो ली वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इतने दिनों तक वहां पर सरवाइव करना ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्टी चीज है। और जो होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इसके अलावा हमें अंदर की तरफ काफी ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो कल्टीवेशन होती है वो पूरी तरीके से जा चुकी होती है। मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी ट्रायल देकर आ चुका है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ट्रायल देकर नहीं आया होता, बल्कि अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ट्रायल देने के लिए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उस पोर्टल के अंदर आ जाने के बाद जैसा बाकी के लोगों के साथ हुआ होता है बिल्कुल वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर की भी जो उम्र है पूरी तरीके से घट जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर बिना कल्टीवेशन के एक 80 साल का बुढ़ा बन जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास
लुक होता है, हमारे मेन कैरेक्टर का जो लुक होता है सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर अंदर की तरफ आता है वैसे ही एक जो खरगोश है काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर से आगे गुजर जाता है, लेकिन आगे गुजर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकरा कर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब हमारे मेन कैरेक्टर को खाना खाने के लिए सच में काफी ज्यादा बेहतर और मोटा खरगोश मिला होता है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर इस खरगोश को पकाकर खा जाता है। फिर और कुछ समय गुजर जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने से एक जो भालू है काफी तेजी के साथ मधुमक्खियों से बचकर भाग रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि आखिर ये मधुमक्खी इस भालू के पीछे क्यों पड़ी है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस भालू जिस डायरेक्शन से दौड़ते हुए आया था उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। और वहां पर जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर मधुमक्खियों का छत्ता यानी कि हनी मिल जाता है। जिस हनी को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। खरगोश और हनी को खाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका पेट पूरी तरीके से भर जाता है, लेकिन अब हमारे मेन कैरेक्टर को रहने के लिए केव की जरूरत होती है। और जहाँ तक हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो लक है वो सच में काफी ज्यादा बेहतर है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को जो केव है वो भी काफी आसानी से मिल जाती है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के लक की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारी मछलियां मिलती है, और हमारे मेन कैरेक्टर के लक की वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी आसानी से कई दिनों तक वहां पर सर्वाइव करता रहता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से वहां पर सर्वाइव करता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इस ट्रायल को मैंने डिजाइन किया और इसके अंदर तुम लोगों को अपने सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन ये आदमी तो वहां पर रिटायरमेंट के मजे ले रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हमें कुछ समय बाद बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो होंगे वो भी अपने ट्रायल को कंप्लीट कर कर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आ जाने के बाद जो लियू जो हंग से कहता है कि आपने वहां पर कितने दिनों तक सरवाइव किया। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो लियू जी से कहता है कि मैंने 206 दिनों तक वहां पर सरवाइव किया। और जैसे जैसे मेरे सरवाइव करने के दिन आगे जाते रहे वैसे वैसे वहां पर जो भी बिस्टी और भी ज्यादा खतरनाक होते गए, जिसकी वजह से अब वहां पर ज्यादा दिनों तक मैं सरवाइव नहीं कर पाया और मारा गया। हंग की बात सुनने के बाद जो लियू जी वो हंग से कहता है कि आप तो इतने समय तक वहां पर जिंदा रह पाए। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे अपने बड़े बड़े आंखते हुए उससे कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, वे और भी ज्यादा वहां पर सरवाइव कर सकता था, लेकिन अचानक से वहां पर जितने भी बीस थे वो पूरी तरीके से म्यूटेट हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर छुपकर हमला किया, जिसकी वजह से मैं वहां पर मारा गया, नहीं तो मैं और भी दिनों तक वहां पर सरवाइव कर पाता। लेकिन तभी जो होंगे उसकी नजर वहां पर बने हुए एक पोर्टल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते। लियू जी से कहता है कि मैं तो इतने दिनों तक वहां पर सरवाइव कर पा रहा था, जिसका मतलब ये है कि मैं ही इस ट्रायल को देने वाला आखिरी बंदा होना चाहिए था, लेकिन आखिर अभी भी उस पोर्टल के अंदर कौन है। जिस बात को सुनने के बाद जो लियू जी वहां से कहता है कि उसके अंदर हमारे मास्टर है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमको ऐसा लगने लगता है कि अंदर की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की उम्र तो काफी ज्यादा हो गई, यहाँ तक कि उसके पास किसी भी तरह की कल्टीवेशन लेवल नहीं होगी, जिसकी वजह से अंदर जो छोटे मोटे बिस्ट यानी कि जो चींटियां है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती। उसकी जो हालत है ना वो अंदर की तरफ काफी ज्यादा बेकार होगी। मैं तो बस उसका बाहर आने का इंतजार ही कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर आने के बाद उसके मुंह के ऊपर जो 12 बजे होंगे उसे देखने के बाद मेरा जो मन है वो सच में काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन हमने जैसा सोचा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो अंदर की तरफ काफी ज्यादा रिच लाइफ जी रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर अचानक से आसमान में काले बादल क्यों छाने लगे। और मुझे जहाँ तक याद है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 200 दिन हो चुके हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो जगह है पूरी तरीके से बदलने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों के सामने एक बजर खरगोश सीधा आकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी जो मौत है वो वहीं पर ही हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि अगर इस खरगोश की जगह यहाँ पर कोई पीक होता तो वो इस पेड़ को कब का ही
तहस-नहस कर देता। और इसके अलावा इस खरगोश की जगह पर यहाँ पर एक पिग होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मीट मिलता, जिसकी वजह से मुझे खाने की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे मेन कैरेक्टर ये सब कह रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बजट टाइगर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड निकाल कर उस टाइगर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी वो जो टाइगर है वो छलांग लगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कर पाता उससे पहले पीछे से एक बजट भालू आकर उसके ऊपर ही हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में वहां पर काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसको कि देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से मजे ले रहा होता है, यानी कि मुफ्त में हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर एंटरटेनमेंट मिल रहा होता है। कुछ देर ऐसे ही लड़ाई करने के बाद वो जो टाइगर और जो भालू है वे एक दूसरे के साथ लड़कर ही वहीं पर ही मारे जाते हैं। और उन बीच को एक दूसरे से लड़कर ही मरता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर उसका जो लक इतना ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है कि वो पूरी कल्टीवेशन पावर खो देने के बावजूद भी उसका जो लक है उसका साथ दे रहा है। लेकिन बाद में वो जो बूढ़ा आदमी है, वो अपने आप को शांत करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई है। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ ही हमें कई सारे बिट्स को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बजक हो चुके हैं, तो वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। और वो बिस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि उनके चलने के वजह से वहां पर भूकंप सा आने लगता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की जो नींद है वो टूट जाती है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है तो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कई सारे बिस्ट होते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काट पीट कर खाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इतने सारे बिस्ट को अपने सामने देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है। और जो बूढ़ा आदमी है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहते हैं कि चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई ग्रैंडपा ग्रैंडपा कहकर पुकारने लगता है। जिस आवाज को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता, कहता है कि मुझे ये बच्चों की आवाजें क्यों सुनाई दे रही है, क्या वो लोग मुझे बुला रहे हैं। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक पेड़ होता है, जिस पेड़ के ऊपर कुछ फल लगे होते हैं। तो वही फल हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रैंडपा ग्रैंडपा कहकर पुकार रहे होते हैं, यानी कि वो जो फल है उन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को जगा दिया है। फिर उन्हीं में से जो लाल कलर का फल होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ग्रैंडपा डरो मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। उस लाल फल के इतना कहने के साथ ही हमें काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कर पाता उससे पहले वो जो लाल फल है वो काफी तेजी के साथ अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में लाते हुए अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता और सीधा उस बीस्ट के ऊपर कूद जाता है। और उस लाल के एक ही हमले के साथ वो जो बीस्ट है वो वहीं पर ही मारा जाता है, जिसको देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से सदमे में जाते हुए कहते हैं कि आखिर आखिर ये क्या है। लेकिन तभी और कई सारे जो बीस्ट है वो काफी तेजी के साथ जो रेड है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। इतने सारे बीस्ट को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो रेड है वो भी अपनी साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता और सीधा उनके ऊपर हमला कर देता और लगातार उन बीस्ट को खत्म करना शुरू कर देता है। और उस रेड को अपने साइज को इतना ज्यादा बड़ा बनाता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये बच्चे अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा कैसे बना सकता है, आखिर मेरे ट्राई स्पेस के अंदर इस तरह की चीज कैसे हो सकती है। लेकिन तभी हमें फिर से एक और बिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फिर से वो बिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कर पाता उससे पहले एक और पीले कलर का फल बीच में आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेता है। और साथ ही में उस पेड़ पर लगे हुए जो अलग अलग कलर के फल होते हैं वो भी अपने अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, जैसे कि हरा वाला जो फल है वो अपने फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए जो बिस्ट है उन्हें जलाकर खत्म कर रहा होता है। और जो ब्लू कलर का फल होता है वो अपने वाटर का इस्तेमाल करते हुए जो बीस्ट है उन्हें खत्म कर रहा होता है। और जो पर्पल कलर का फल है वो अपने स्पेस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए जो बीस्ट है उन्हें उसके अंदर कैद करता जा रहा होता है। और अपने खुद के स्पेस स्टाइल के अंदर इस तरह की चीजें होता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी पूरी तरीके से सदमे में चला जाता और कहता है कि स्पेस स्टाइल मेरा है या फिर उसका है, आखिर उसकी मनमानी वहां पर क्यों चल रही है। और कुछ ही समय के अंदर वो जो पांचों के पांचों फल है वहां पर जितने भी बीस्ट आए होते हैं, यहाँ तक कि उनके 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी बीस्ट होते हैं उन सारे के सारे बीस्ट को खत्म कर देते हैं। और अब जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास 5-5 काफी ज्यादा पावरफुल बॉडीगार्ड है, जिसके वजह से अब कोई भी बिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मार नहीं पाएगा। जिसके वजह से अब हमारे मेन कैरेक्टर को स्पेस ट्रेल से बाहर निकलने के लिए बुढ़ापे से मरने के अलावा हमारे मेन कैरेक्टर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर
काफ़ी ज़्यादा बड़े सदमे में चला जाता है, क्योंकि अब हमारे मेन कैरेक्टर को भी ये पता नहीं होता कि आखिर उसकी बुढ़ापे से कब मौत होगी। और इसी तरह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है उस स्पेस ट्रायल के अंदर अपने बुढ़ापे से मौत आने का इंतज़ार करने लगता है, जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो हो 5 बॉडीगार्ड है वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर के अंडर रहते हुए अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रहे होते, और ऐसे करते-करते हमारे मेन कैरेक्टर को स्पेस ट्रायल के अंदर 1001 दिन गुज़र जाते हैं। फिर हमें उस पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इतना ज़्यादा समय गुज़र जाने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को बाहर ना निकलता हुआ देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा चौंक भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय गुज़र जाने के बावजूद भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्पेस टनल से बाहर नहीं निकला होता, जिस वजह से जो ली उजियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। चिल्लाते हुए जो वो आइलैंड का बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जल्दी से मेरे मास्टर को रिलीज़ करो। क्या तुम्हारे इस ट्रायल स्टेज के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आई है? क्या तुम्हारा ये जो ट्रायल स्टेज है वो टूट चुका है? लिऊ जी की ये बात सुनने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है लिऊ जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उससे कहता है क्या कि तुम्हें क्या पता, इस स्टेज को मैंने खुद डिज़ाइन किया है, जिसके वजह से इसके अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, जिसके वजह से तुम्हें इंतज़ार ही करना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो क्यों नहीं मारा गया? वो एक बूढ़ा आदमी जिसके के पास किसी भी तरह की कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर आखिर वो इतने समय तक अंदर कैसे ज़िंदा रह सकता है? फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने बनाए हुए ये जो स्टेज है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, और ना ही ये कभी टूट सकता है। बस मेरे ये जो स्टेज है उसने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर का कभी भी सामना नहीं किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहले ऐसे चैलेंजर बनो जो कि इस ट्रायल के अंदर अपने बुढ़ापे से मारे गए हो? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ ही हमें इस ट्रायल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को उस ट्रायल के अंदर आए हुए लगभग 25 साल हो चुके होते हैं, और इतना ज्यादा समय बिना किसी कल्टीवेशन पावर के गुजारने की वजह से अब हमारे मेन कैरेक्टर का मरने का समय आ चुका होता है, जिस वजह से उसके जितने भी बॉडीगार्ड्स है वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रो रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास से उनकी इतनी ज्यादा प्यारी चीज उनसे जुदा हो रही होती है। लेकिन क्या करे, अब हमारे मेन कैरेक्टर को उस ट्रायल रूम से तो बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर इस ट्रायल रूम के अंदर अपना दम तोड़ देता है। यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने बुढ़ापे के वजह से उस ट्रायल रूम के अंदर मारा जाता है। और जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने सोचा था, बिल्कुल वैसे हमारा मेन कैरेक्टर पहला ऐसा चैलेंजर है जो कि अपने बुढ़ापे से इस ट्रायल के अंदर मारा जा चुका है। हालांकि पहले दोनों ट्रायल्स को तुमने जीता है, लेकिन आखिरी यानी कि तीसरा जो ट्रायल है वो इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रायल स्पेस से बाहर आ जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को आखिरकार बाहर निकलता हुआ देखने के बाद जो बाकी के चैलेंजेस होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कहते हैं कि आखिरकार सीनियर ए जो है वो बाहर आ ही गए। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास लिऊ जी आकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर, आखिर आपने इस ट्रायल के अंदर कितने दिन सर्वाइव किए और आखिर आप किस तरह से मारे गए? जिस बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लिऊ जी से कहता है कि मैंने लगभग 25 साल इसके अंदर गुजारे और मैं बुढ़ापे की वजह से मारा गया। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या क्या बुढ़ापे से मारा गया? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एज जैसे खतरनाक माउंटेन के ऊपर ये बिना किसी कल्टीवेशन के कैसे जिंदा रह पाया? लेकिन तभी हमें जुई को दिखाई जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि सीनरी, आखिर आपने कैसे कर दिखाया? क्या इसे करने का कोई तरीका है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जुई की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जुई से कहता है कि काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस अंदर जाकर रिलैक्स रहना है, कुछ पेड़ पौधे लगाने हैं, जिन पेड़ों के ऊपर जब फल आएंगे वो फल मैजिकल फल होंगे जो कि आगे चलकर तुम्हारे मैजिकल गार्ड्स बनेंगे, जो कि पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर डोमिनेट करेंगे और तुम्हारी रिटायरमेंट होने तक रक्षा करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो जुई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा आसान है? जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जुई से कहता है कि हाँ बिल्कुल। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो बाकी के कल्टीवेटर हो कहते हैं कि आखिर इस जैसे खतरनाक सिचुएशन में भी कोई इतना ज्यादा शांत रहकर पेड़ पौधे कैसे लगा सकता है? और जो होंगे वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि फिर से जानबूझकर अपने आप को मिस्टीरियस दिखा रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो मत कहो ना, इतना गहरा नाटक करने की क्या जरूरत है?
और जो जुई है वो अपने मन में कहते हैं कि क्या ये दूसरे ट्रायल को पार करने का कोई छिपा हुआ रास्ता हो सकता है। इतना सोचने के साथ ही जो जुई और बाकी के जो कल्टीवेटर वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पर आ जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो हम भटक चुके थे। और वहां पर नीचे जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारी चीजों को देखने के बाद वो जब बूढ़ा आदमी और गहरी से साथ छोड़ते हुए कहते हैं कि जो कमीना है वो सारे लोगों को पागल बना रहा है, लेकिन चलो इसे जाने देते, उसने सेकंड स्टेज को पार कर लिया है जिसके वजह से मुझे उसे सेकंड स्टेज का रिवॉर्ड तो देना ही होगा। इतना कहने के बाद जो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को एक और इमोर्टल टेक्निक दे देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरी बार इमोर्टल टेक्निक को पाता हुआ देखने के बाद जो लिऊ जी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि अपने मास्टर को दो दो इमोर्टल टेक्निक मिले और मुझे एक भी नहीं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहती है कि ये जो इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स है वो मेरे सामने कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है मुझे रिवॉर्ड देता रहता है जिसके वजह से मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और एक और हमारे मेन कैरेक्टर को इमोर्टल टेक्निक देने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा अकड़ता हुआ दिखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जोर जोर से उसका नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है। लेकिन अब इतना ज्यादा गुस्सा करने से भी क्या फायदा होगा। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी फिर से अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि चलो इस ट्रायल का जो थर्ड स्टेज यानी कि जो फाइनल स्टेज है उसे शुरू करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जल्दी उजर जो होंगे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि पिछले दो ट्रायल के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस ट्रायल के अंदर वो अपने आप को साबित करना चाहते थे। लियूजी और होंग के इतना कहने के साथ ही उनके सामने फिर से एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वहां पर जितने भी चैलेंजेस थे वो क्यू के अंदर चले जाते हैं। क्यू के अंदर चले जाने के बाद जो होली सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जूलियन पहले दो ट्रायल में तो तुमने कमाल करके दिखाया था, लेकिन इस बार मैं ही जीतूंगा। होली सन के इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनके पास एक सिस्टम का विंडो ओपन होता है और वो जो बूढ़ा आदमी वहां पर आए हुए सारे के सारे चैलेंजेस से कहता है कि जल्दी से अपने अपीयरेंस को चुनो। अब मैं इस थर्ड ट्रायल के बारे में आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। ये जो थर्ड ट्रायल है बिल्कुल बीजीएमआई की तरह, यानी कि एक बैटल ग्राउंड है जिसके के अंदर आपको 6 अलग अलग तरह के एरिया के मैप दिए हुए आप किसी भी एरिया के अंदर फ्रीली जा सकते हैं। और साथ ही में इसके अंदर एक जोन भी है जो कि धीरे धीरे कर कर छोटा होता जाएगा। और इस थर्ड ट्रायल के बारे में इतनी सारी चीजें जान लेने के बाद वहां पर जितने भी चैलेंजेस आए होते हो काफी ज्यादा चौक चतुर कहते हैं कि ये जो थर्ड ट्रायल है सच में काफी ज्यादा अलग है, लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और जो कि हमारा मेन कैरेक्टर रियल वर्ल्ड से उस दुनिया में गया होता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को काफी आसानी से पता चल जाता है कि ये और कोई चीज नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड है। फिर हमें ली उजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और काफी ज्यादा शर्माती है। वे एक लड़की का जो अपीयरेंस है वो ले लेता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जॉनी सिंस का अपीयरेंस ले लेता है, यानी कि अपने आप को जो जॉनी सिंस है उसकी तरह ही बिल्कुल कस्टमाइज कर लेता है। और जैसे ही सारे लोग अपने अपने अपीयरेंस को कस्टमाइज कर लेते हैं वैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर एक बड़ी सी उड़ने वाली शिप के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही सारे के सारे चैलेंजेस उस शिप के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं वैसे वो जो बूढ़ा आदमी है वो सारे चैलेंजेस से कहते हैं कि जो शिप है वो हर एक एरिया के ऊपर से गुजरेगी और आपको जिस एरिया में उतरना है आप उस एरिया के अंदर उतर सकते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक जो चैलेंजर है वो किसी के अपीयरेंस को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के लोगों से कहते हैं कि जरा उस तरफ देखो, उसका जो टेस्ट है वो सच में काफी ज्यादा यूनिक है। उस चैलेंजर के इतना कहने के साथ ही हमें ली उजी को दिखाया जाता है जिसने कि एक लड़की का अपीयरेंस लिया होता है, जिसके वजह से जो ली उजी है दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी ली उजी के पीछे से कोई हंसते हुए ली उजी से कहता है कि तुम्हारा सर निमली है ना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह की चीजें काफी ज्यादा पसंद है। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जल्दी से पीछे मुड़ते हुए उनसे कहता है कि मेरा नाम सर निमली नहीं है। और जब ली उजी पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पीछे एक हैंडसम बंदे को दिखाया जाता है जो कि ली उजी से कहता है कि तुम ये गेस करो कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीजें कैसे पता है। लेकिन हमें ली उजी को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से उस आदमी को पहचान जाता है। उसे कहता है कि तुम तो सीनियर ब्रदर होंग हो और वैसे भी आप मुझे कुछ भी ना कहिए, ये आपके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा क्योंकि आपने कहा कोई अलग काम किया है। इस बात को सुनने के बाद जो होंगे ली उजी से कहता है कि हम दोनों ने कोई भी अलग काम नहीं किया, लेकिन जरा ध्यान से देखो, तुमने एक लड़की के अपीयरेंस को चुना और मैंने एक लड़की के जो कि मैं पहले से ही हूँ।
तो तुम ये बताओ कि आखिर में तुम्हारा मज़ा क्यों ना उड़ाऊँ? जिस बात को सुनने के बाद जो लिऊज़ो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तभी वहाँ पर हमारा जो सस्ता जोनीसिस है वो अपने टकले को चमकाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन जो लिऊज़ो जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। जो होंगे वो कहता है कि आखिर ये कौन है? इसका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर लग रहा है। और जो लिऊज़ो वो कहता है कि मुझे तो अभी इसे मारने का और पीटने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। लेकिन तभी जो बूढ़ा आदमी है वो अनाउंसमेंट कर देता है कि जो फाइनल स्टेज है वो शुरू हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद सारे के सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो किस जगह पर उतरेंगे। और जो लिऊ होंग से कहता है कि मैं तो ब्लेड वैली के अंदर उतरने की प्लानिंग कर रहा हूँ, सीनियर ब्रदर होंग आप कहाँ पर उतरेंगे? जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो लिऊ से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा पागल नहीं हूँ जो कि पहले ही मैं कहाँ पर जाने वाला उसके बारे में सबको बताता फिरूं। इतना कहने के बाद जो होंगे वो वहां पर से जाने लगता है। जिसे जाता हुआ देखने के बाद जो लिऊ मुस्कुराते हुए होंग से कहता है कि क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हें जल्दी इस कंपटीशन से बाहर कर दूंगा? जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो लिऊ से कहता है कि जैसे कि तुम्हारी स्किल है उसके हिसाब से तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद जो होंगे वो सीधा उस शिप के ऊपर से नीचे छलांग लगा देता और साथ ही में जो बाकी के चैलेंजर्स है वो भी होंगे पीछे पीछे उन लोगों ने जो जो जगह चुनी होती है उस जगह पर वो छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि अब इस प्रो प्लेयर के भी नीचे उतरने का समय आ चुका है। जैसे मैं नीचे उतरूंगा वैसे इस मैप के अंदर जितने भी एनिमीज है और सारे के सारे एनिमीज को मैं खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी उस शिप के ऊपर से कूद जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक झील के एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है। लेकिन वहाँ पर आ जाने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर जेल के अंदर देखता है तो जेल के अंदर उसे कई सारे चमकते हुए ऑब्स दिखाई देने लगते हैं। जिन ऑब्स को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक के फ्रेगमेंट्स है। और जैसा कि इस बैटल ग्राउंड के रूल्स है उसके हिसाब से हमें सारे के सारे फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करके इन्हें सिंथेसाइज करके एक प्रॉपर टेक्निक में कन्वर्ट करना होगा। और इसके अंदर अलग अलग ग्रेड की टेक्निक्स मिलेंगी जैसे कि हेवन अर्थ मिस्टिक और येलो ग्रेड की। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सारी चीजें हमें बताता रह गया और बाकी के जो चैलेंजेस है वो सीधा उसके अंदर कूदते हुए जो ऑप्स है उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हमें उस बड़े बालों वाले चैलेंजर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक ऑरेंज कलर के ऐप को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे वो उस ऑप को एब्जॉर्ब कर लेता है वैसे उस ऑप के अंदर जो कोई भी टेक्निक थी उस टेक्निक को समझ लेता है और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट के ऊपर हमला करके उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जिस वजह से उसकी जो पेटी है वो तैयार हो जाती है और अपने बड़ी हुई ताकत को महसूस कर लेने के बाद वो जो बड़े बालों वाला चैलेंजर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इस आइलैंड के ऊपर जो सबसे ज्यादा निचले स्तर यानी कि येलो ग्रेड की जो टेक्निक है वो बाहर की दुनिया में जो अर्थ ग्रेड की टेक्निक है उसके बराबर है। यानी कि जो आइलैंड के ऊपर येलो ग्रेड की टेक्निक है उसकी जो पावर है वो बाहर की दुनिया की जो अर्थ ग्रेड की टेक्निक है उसके बराबर है। और उस बड़े बालों वाले चैलेंजर को इतने आसानी से उस टेक्निक को समझता हुआ दिखने के बाद उसके आसपास जितने भी चैलेंजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जो वो बड़े बालों वाला चैलेंजर है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि अब तो उन सब लोगों को ये पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो सारे के सारे लोग हैं वो वहां पर से भाग जाते हैं। उनके वहां पर से भाग जाने के बाद वो जो बड़े बालों वाला चैलेंजर है वो उसने मारे हुए चैलेंजर के बक्से को खोलते हुए उसने जो कुछ भी लूट होती है उसे अपने पास रख लेता है। और सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी चीजें हमारा जो मेन कैरेक्टर पीछे बैठकर देख रहा होता है। सारी चीजें देख लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि तुम जैसे प्लेन से नीचे उतरते हो वैसे तुम मारे जाते हो। ये कितना ज्यादा पथेटिक है लेकिन मुझे इसकी कोई भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक प्रो प्लेयर हूँ जिसके वजह से मैं काफी आसानी से चिकन डिनर कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर हमें मिस्ट्री जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो होंगे वो होता है। और उस मिस्ट्री जंगल के अंदर ट्रेवल करते हुए हमारा जो होंगे वो कहता है कि इस फॉरेस्ट के अंदर चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध है जिसके वजह से मैं काफी आसानी से इस जंगल को लुक सकता हूँ और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चीजें ढूंढ सकता हूँ। होंगे सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी हमारे होंग को किसी जगह पर चमकती हुई कोई चीज दिखाई देती है। जब हमारा होंग वहां पर जाकर चेक करते हैं तो हमें वहां पर एक अंकल को दिखाया जाता है जिसके हार्ट के पास किसी तरह की चीज चमक रही होती है। जब हमारा होंग उस चीज को उठा लेते तो हमारे होंग को 43 मिलते और साथ ही में हमारे होंग को एक टेक्निक भी मिलती है जिसका कि नाम शैडो एस्केप आर्ट होता है।
लेकिन हमारे जो होंगे उस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर जितनी भी टेक्निक है वो टुकड़ों में बटी हुई है और हर एक टुकड़े को जोड़कर ही एक पूरी टेक्निक बन सकती है। लेकिन हमारे होंग को जो मिली हुई टेक्निक है वो पहले से ही पूरी तरह से सही सलामत यानी कि कंप्लीट टेक्निक होती है। और उस टेक्निक को ले लेने के बाद हमारे जो होंगे वो कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीचे उतरने के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट और साथ ही में टेक्निक और टालिस्मन इतनी आसानी से मिल जाएगा। इतना कहने के बाद अमर जो होंगे उसी टेक्निक को वहीं पर ही सीखना शुरू कर देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में फिर से उसे बड़े बालों वाले चैलेंजर को दिखाया जाता है जो कि अब मून लेक से बाहर की तरफ यानी कि दूर के एरिया की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जाते वक्त उसकी जो नज़र है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद जो वो बड़े बालों वाला चैलेंजर उसे ये लगने लगता है कि इसे भी पीट कर इसके पास जो भी लूट है उसे वो छीन लेगा। इतना कहने के बाद वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर पीछे की तरफ मुड़ते हुए वो जो बड़े बालों वाला चैलेंजर उससे कहते हैं कि बूढ़े आदमी तुम्हें क्या चाहिए। और जब उस बड़े बालों वाले चैलेंजर की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के कमर के ऊपर पड़ जाती है तो उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने कमर पर जो आर्मर पहना होता है ऊपर पर रियल आर्मर होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इतने ज्यादा पावरफुल आर्मर को हमारे मेन कैरेक्टर के पास देखने के बाद वो जो लंबे बालों वाला चैलेंजर है वह हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लड़ाई करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता जिस वजह से वह हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सावधान करने के लिए आया था क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी लोग है वो इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, वो तुम्हें कभी भी मार सकते हो, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो लंबे बालों वाला चैलेंजर वहां पर से जाने लगा और जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर से चलता हूँ। जिसे जाता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए उसे कहता है कि इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है, जल्दी से तुम्हारे पास जो कोई भी चीज है वो सारी की सारी चीजें मुझे दे दो। और वैसे भी तुम्हारे जितना काइंड पर्सन यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकता है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस लंबे बालों वाले चैलेंजर के ऊपर हमला कर देता है जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद वो जो लंबे बालों वाला चैलेंजर और जल्दी से अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह अपने इर्द गिर्द एक पत्थर की शील्ड बना लेता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने उसकी शील्ड टिक नहीं पाती और यहाँ तक कि वो जो लंबे बालों वाला चैलेंजर वो भी नहीं टिक पाता जिस वजह से उसकी जो मौत है वो वहीं पर ही हो जाती है। उसको खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसके पास जो कोई भी लूट है वो सारी की सारी लूट को लेने लगता है। और इसके अलावा वो जो लंबे बालों वाला चैलेंजर है उसने पूरे के पूरे जो मून लिखा एरिया उस सारे के सारे एरिया को लूट लिया होता है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को एक ही जगह पर मून लिखी जो सारी की सारी लूट है वो मिल जाती है जिस वजह से अब हमारे मेन कैरेक्टर को मून लेके अंदर रहने का कोई भी इरादा नहीं होता जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर अब दूसरे रीजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो कुछ भी चीजें कर रहा होता है सारी की सारी चीजें वो जो बूढ़ा आदमी वो देख रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि चाहे तुमने पर्पल रियल इक्विपमेंट के सेट को क्यों ना पा लिया हो लेकिन आइलैंड के ऊपर मैंने जो स्पेशल चीज रखी है उसके बीच में तुम्हारे बीच में जो गैप है वो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। और मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर है कि इस बार तुम इस ट्रायल को नहीं जीत पाओगे। उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर फिर से हमें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मून लेक के रीजन को छोड़ते हुए दूसरे रीजन की तरफ जा रहा होता है कि तभी हमें तीन चैलेंजेस को दिखाया जाता है जिनकी की नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ जाती है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास पर्पल ग्रेड के इक्विपमेंट को देखने के बाद वो तीनों के तीनों लोग ही काफी ज्यादा चौंक जाते कहते हैं कि इतने ज्यादा कम समय में उसने इतने ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट को हासिल कर लिया, सच में उसका जो लक है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला पर्सन है वो कहता है कि वो शिप के ऊपर अपने आप को इनविंसिबल और इस दुनिया का पापा कह रहा था। उसी समय में उसे काफी ज्यादा पीटना चाहता था लेकिन वो वहां पर से नीचे कूद गया। लेकिन ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं अब उसे अच्छा सा लेसन नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि अब उसके पास इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स है जिसकी वजह से मैं भी उसका कोई मैच नहीं हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरी वाली लड़की होती है वो कहती है कि उसकी जो इक्विपमेंट है वो सच में काफी ज्यादा बेहतर है, हम उन इक्विपमेंट को अपने हाथों से नहीं जाने देख सकते, क्यों ना हम तीनों में साथ मिलकर प्लानिंग से उसे खत्म कर दे। उसके पास जो कोई भी इक्विपमेंट मिलेंगे उसे हम आपस में बराबरी तरीके से बांट ले। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला पर्सन है वो कहता है कि लेकिन उसके पास जो इक्विपमेंट है वो पर्पल ग्रेड के है, जिसके वजह से उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस बात को सुनने के बाद जो तीसरा वाला पर्सन है वो कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान
अगर वो प्लान सही तरीके से काम आया तो वो सच में मारा जाएगा। इतना कहने के बाद वो जो तीसरा पर्सन है वो पहले दोनों लोगों को जो प्लानिंग है वो बताने लगता है। फिर वहां पर से सीन चेंज होकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सामने की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है कि तभी पीछे से कोई तो हमारे मेन कैरेक्टर को इनविंसिबल ब्रो कहकर आवाज लगाता है। जिस आवाज को सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो हमें वहीं पर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी हमारे मेन कैरेक्टर को मारकर उसके पास जो कोई भी इक्विपमेंट है उसे छीनने के बारे में बात कर रही होती है। उस लड़की को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आखिर में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि मैं यहाँ पर आपके साथ एक सौदा करने के लिए आई हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आखिर किस तरह का सौदा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए उससे कहती कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज को ट्रेड करना चाहती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि आखिर वो लड़की किस चीज का ट्रेड करना चाहती है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा ठरके बनते हुए उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे आपके साथ ट्रेड करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की है वो अपने मन में कहती कि जरा उसके चेहरे को तो देखो, उसके चेहरे से कितने ज्यादा लाट टपक रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी लड़की नहीं देखी है। इतना सोचने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि तो फिर ठीक है चलो हम इसे शुरू करते हैं। उसके इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ एक ऑफ को फेंकते हुए उसे कहता है कि ये लो और जल्दी से मेरे सामने पुशअप करो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहती कि मैं तो उसके सामने नंगी होने वाली थी लेकिन ये तो मुझे पुशअप्स लगाने के लिए कह रहा है कि इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है क्या। इतना सोचने के बाद वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने पुशअप्स करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पास से और भी ज्यादा ऑप्स को निकालती है। उससे कहती कि क्या इतना काफी नहीं तो फिर मैं तुम्हें और देता हूँ, जल्दी से मेरे सामने पुशअप करो। लेकिन तभी वो जो लड़की है वह हमारे मेन कैरेक्टर को और भी ज्यादा सेड्यूस करती है। उससे कहती है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो भी दिल खोल के। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, अब मैं समझ गया। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम समझ ही चुके हो तो चलो उसे शुरू करते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से उस लड़की का चूतिया काटते उससे कहता है कि अगर तुम पुशअप्स नहीं करना चाहते तो सिटअप्स कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वो जो लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने वाली होती है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में कुछ देखकर वो खामोश हो जाती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने पास एक टॉप टायर के फ्रेगमेंट्स को बाहर निकाला होता है। जिन टॉप टायर के फ्रेगमेंट्स को देखने के बाद वो जो लड़की उसका मुंह पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उससे कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे सामने सिटअप्स करोगी या फिर नहीं। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा छोटी सी बात पर टॉप फ्रेगमेंट को देता हुआ देखने के बाद वो जो लड़की पूरी तरीके से पिघल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पर बैठे उसे कहती कि मैं करूंगी अब जो कुछ भी कहेंगे वो मैं करूंगी। तो उस लड़की को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद उसके जो दोनों साथी होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रही है। उन लोगों के इतना कहने के साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन टॉप टायर के फ्रेगमेंट के लालच में आकर वहीं पर सिटअप्स लगाना शुरू कर देती है। और उस लड़की को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद उस लड़की के जितने भी साथी होते हैं वो अपने अपने वेपन और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। जिन लोगों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने सामने आने का फैसला कर ही लिया। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकलते हुए उन लोगों से कहता है कि चलो इसे शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही उनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कुछ ज्यादा ही चोट में आते हैं, वह हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है जिसका की खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर अपने एक ही शॉट स्ट्राइक के साथ उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद उनका जो दूसरा मेंबर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि और ज्यादा देर न लगाते हैं उनका जो दूसरा मेंबर होता है उसे भी वहीं पर ही खत्म कर देता है। तभी उनका जो तीसरा मेंबर होता है अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को अपने तालिस्मान के फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर क्या चीज है जिस वजह से वह हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बस अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं उसका जो तालिस्मान फॉर्मेशन होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने तालिस्मान फॉर्मेशन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद उनका जो तीसरा
मेंबर होता है यानी कि वो जो चैलेंजर होता है उसे ये पता चल जाता है कि आखिर हमारा मेन कैरेक्टर क्या चीज़ है, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, जिस वजह से वो जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों पर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से दया की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर बिल्कुल भी दया न दिखाते हुए अपने स्वord को जमीन पर मार देते और अपनी काफी ज्यादा पावरफुल स्वord स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को भी वहीं पर ही खत्म कर देता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें ड्रैगन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो होली सन होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा डरावने मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और आखिर में जो होली सन वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर को खत्म कर देने के बाद जो होली सन उसके सामने एक हिडन एरिया या फिर एक हिडन के ओपन हो जाती है, जिसके को देखने के बाद वो जो होली सन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरा राइज करने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद वो जो होली सन है वो उसके के अंदर चला जाता है। उसके के अंदर चले जाने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि आखिर होली सन ऐसा क्यों कर रहा था कि अब उसके राइज करने का समय आ चुका है, क्योंकि उसके के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन ड्रैगन की पावर छिपी हुई होती है। अगर होली सन ने उस डिवाइन ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो होली सन है उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और होली सन को उस डिवाइन ड्रैगन के पावर के पास पहुंचता हुआ देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि किसी ने उस जगह को ढूंढ लिया है जिस जगह को मैंने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अब ये नया सक्सेसर बने? आखिर एजुलियन तुम इसके साथ कैसे निपटोगे? उस बूढ़े आदमी के इतना कहने के साथ हमें गुजियन क्लियन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुजुई होते हैं उसने कत्लेआम मचा के रखा होता है। यानी जुजुई होते हैं उसने अपने सारे के सारे अपोनेंट्स को वहां पर खत्म कर दिया होता है। कितने भी जुजुई है अपने सिस्टम के अंदर देखने लगता है तो जो जोन होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ सिकुड़ रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद जुजुई वो कहता है कि चलो जोन के अंदर जाने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद जुजुई काफी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ब्लेड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये काफी ज्यादा पावरफुल बड़े से पंचे ने वहां पर तबाही मचा के रखे होते हैं। यानी कि वहां पर जितने भी चैलेंजर्स होते हैं उन्हें वो मारता जा रहा होता है कि तभी वहां पर हमारा जो ली उजे वो पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो ली उजे सबसे पहले तो वहां पर जितने भी अपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके रास्ते में आ सकते हैं उन सारे अपोनेंट्स को वो खत्म कर देता है। और जैसे ही ली उजी की नजर उस चिड़िया के ऊपर पड़ जाती है, वैसे जो ली उजी उसके ऊपर पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। उससे कहता है कि अब से तुम मेरे माउंट बनोगे। ली उजी के इतना कहने के साथ हमें मिस्टी जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टी जंगल के ऊपर से कोई तो चमकीली चीज काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहे होते हैं। जिस चमकीली चीज को नीचे गिरता हुआ दिखने के बाद जो चैलेंजर्स का गठबंधन आता है वो चमकीली चीज को एक ट्रेजर समझ लेते और कोई उनसे पहले जाकर उस ट्रेजर को ना छीन ले। इसके वजह से वो काफी तेजी के साथ उस ट्रेजर को पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ समय के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो जो ट्रेजर है वो गिरा होता है। जिस ट्रेजर को देखने के बाद उसी गठबंधन में से एक जो आदमी वो आगे आते हुए कहते हैं कि तो अल्टीमेट ट्रेजर है। उस आदमी को इस तरह से कहता हुआ देखने के बाद उस गठबंधन का जो लीडर होता है उस आदमी के ऊपर हमला कर उसे वहीं पर ही खत्म कर देता और बाकी के जो लोग हैं उनसे कहता है कि ये जो ट्रेजर है वो सिर्फ मेरा है, कोई भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद उस ग्रुप का जो दूसरा आदमी होता है उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन जाओ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हम चारों से निपट सकते हो? जिस बात को सुनने के बाद वो जो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी अपनी अर्थ रैंक की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लोगों के ऊपर हमला कर उन्हें जान से मारना शुरू कर देते। और वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी चीजें हमारा जो हंग है वो पीछे एक पेड़ के ऊपर छुप कर सारी चीजें देख रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो हंग है वो कहता है कि एक ऐसे ट्रायल के अंदर जहाँ पर जो ताकतवर है वो कमजोरों के ऊपर हमला कर उन्हें खत्म करता है, उसी ट्रायल के अंदर तुमने किसी और के ऊपर भरोसा करने की हिम्मत दिखाई है। एक इतनी ज्यादा रेडिकुलस बात है। हम कितना कहने के साथ हमें फिर से उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अभी जो अल्टीमेट ट्रेजर है वो मेरा है। वो आदमी अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी पीछे से हमारा हंग आते हुए काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस अल्टीमेट ट्रेजर के लायक हो जिस वजह से तुम इस अल्टीमेट ट्रेजर को पा सकते हो? इतना कहने के बाद जो होंगे वो अपने तालिस्मान को बाहर निकल लेता और ये वही तालिस्मान है जिसको क्या हमारे होंग ने उसका अंकल के पास से लिया होता है। उसी तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो होंगे उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस तालिस्मान का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस आदमी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता और वो अपने दांत पीसते हुए हमारे होंग को ही कह रहा होता है कि तुम अकेले आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम
मुझे मार सकते हो। इतना कहने के बाद जो होंगे अपने किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करके उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। उस आदमी को खत्म कर देने के बाद हम जो होंगे उस अल्टीमेट ट्रेजर के पास पहुंच जाते। उस अल्टीमेट ट्रेजर को देखने के बाद हम जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहते हैं कि तो एपिक ग्रेड की विंग्स है और उन विंग्स को पा लेने के बाद जो होंगे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इतना कहने के बाद जो होंगे उन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता और आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब आखिरी जो डेड जोन होने वाला है वो ब्राउन माउंटेन पर होने वाला है। अब वहां पर कत्लेआम मचाने का समय आ चुका है। उन विंग्स को पा लेने के बाद जो होंगे वो अपने घमंड में इतना ज्यादा चूर हो जाता है कि उसे अब ऐसा लगने लगता है कि वो अब हमारे मेन कैरेक्टर को भी काफी आसानी से हरा सकता है। इसीलिए वो हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज देते हुए कहता है कि ए जूलियन बस तुम मेरा इंतजार करो। और आखिर हम तुम चैलेंज किसे दे रहे हो? वो ए जूलियन है जो कि तुम्हारे साथ पुश्तों को बस अपनी उंगलियां हिलाते हुए ही खत्म कर सकता है। और जैसे ही उधर की तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज देता है वैसे इधर की तरफ हमारा जो मेन कैरेक्टर चीखने लगता है। क्योंकि चाइना में ऐसा कहा जाता है अगर आपको कोई याद कर रहा हो तो आपको चीखेंगे। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि गधे पर बैठकर जा रहा होता है, लेकिन जो गधा है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, जिसको वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो गधे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे पीटते हुए उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम गधे हो क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सच में गधे हो, लेकिन तुम आखिर इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो? इस डायरेक्शन में गलत है, चलो उस डायरेक्शन में चलो। लेकिन वो जो गधा है वो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक लेजेंडरी एयर ड्रॉप होता है। जिस एयर ड्रॉप को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस लेजेंडरी एयर ड्रॉप को एक्वायर करेगा वैसे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई ना कोई लेजेंडरी इक्विपमेंट मिलेगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर में रेड ब्राउन माउंटेन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुई होते हो अपने टाइगर के ऊपर सवारी करते हुए वहां पर पहुंच चुका होता है। और वहां पर कई सारे जो बाकी के अपोनेंट्स है वो जुई की तरफ ही देख रहे होते हैं कि तभी वहां पर हमारा जो लीजू जो है वो अपनी चिड़िया पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो लीजू होता है वो जुई से कहता है कि तुम्हारा माउंट तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। जिस बात को सुनने के बाद जो जुई है लीजू से कहता है कि तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी अपोनेंट है उन लोगों ने हमें देख लिया होगा, ये भी समझ लिया होगा कि वो हमारा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिस बात को सुनने के बाद जो लीजू है वो भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें वहां पर बचे हुए कुछ कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को इतना ज्यादा अकड़ता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। तभी हमें हमारे जुई और लीजू को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और जो लीजू है वो सबसे पहले आगे जाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक आगे की तरफ मारता है, जिस वजह से वहां पर छुपे हुए जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो सामने आकर सीधा उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद जुई और भी फॉर्म में आते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से आधे कॉम्पिटिटर्स को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और हमारे लीजू भी कहा कैसे से कम होता है, वो भी कई सारे अपोनेंट्स को बीच में से चीरता जा रहा होता है कि तब भी वहां पर कोई तो काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट पहुंचता है, जिसे देखने के बाद जो जुई काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक उसके ऊपर मारता है, लेकिन उसकी स्ट्राइक का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर पहुंचा हुआ वो अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा बैड एस होंग होता है। वहां पर पहुंचने के साथ ही जो होंगे वो लीजू का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे अपना मजाक उड़ाता हुआ देखने के बाद जो लीजू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसे गुस्सा करता हुआ देखने के बाद जो जुई उससे कहता है कि थोड़ा सा केयरफुल हो, क्योंकि उसने जो इक्विपमेंट पहने वो लेजेंडरी लेवल के इक्विपमेंट है, उसके सामने मेरी तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तभी हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है कि मैं आखिर तक तुम दोनों का आपस में लड़कर थकने का इंतजार कर रहा था, ताकि अगर तुम थक गए तो मुझे तुम्हें हराने में ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अब सिचुएशन ऐसे बन चुकी है कि मुझे तुम दोनों का अकेले सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे पीछे खड़ी हुई जो बद्दी सी लड़की उसे हराना मेरे लिए तो दाहिने हाथ का काम है। जिस बात को सुनने के बाद जो लीजू उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम मुझे क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ। और उन दोनों को इस तरह से आपस में लड़ता हुआ देखने के बाद जो जुई उसे थोड़ा सा तो ये अंदाजा लग जाता है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन अभी के समय के लिए वो हमारे होंग के साथ लड़ाई करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो अपने औरों को रिलीज करती है। वे सीधा होंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो होंगे वो भी अपने औरों को रिलीज करती है, उसके हमले को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी
वो दोनों कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले कोई तीसरा आदमी उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो जी और जो होंगे वो समय रहते पीछे हट जाते हैं, जिसके वजह से वो दोनों जो है वो तीसरे आदमी ने किए हुए हमले से काफ़ी आसानी से बच जाते हैं। और जब उस तीसरे आदमी ने किए हुए हमले का इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब हमें वहाँ पर आधे ड्रैगन और आधे इंसान को दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि होलिसन है, जिसने कि उस होली ड्रैगन के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसकी जो पावर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो होलिसन उन तीनों से कहता है कि मैं अपनी फाइनल बैटल की शुरुआत टीम तीनों को मारकर करूँगा। होलिसन के अंदर से निकलने वाले ऑरा को महसूस करने के बाद जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वे अपने मन में कहते हैं कि इसका जो ऑरा है सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतना सोचने के बाद जो होंगे होलिसन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? होंगे बात सुनने के बाद जो होलिसन वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हँसते हुए जो होंगे उससे कहता है कि मैं होलिसन हूँ, जिसे कि डेस्टिनी ने चुना है, और मैं इस इमॉर्टल आइलैंड को इनहेरिट करने वाला हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे होलिसन से कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी बन रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? होंग की बात सुनने के बाद जो होलिसन है वो होंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं? जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगकर उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होलिसन है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, लेकिन तब हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो होलिसन है उसे अपने ऑरा के अंदर पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। और होंग के इस हमले को देखने के बाद जो लीज वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये जो ब्लो है सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई भी इसके अंदर फंसा तो बिना चोटों के वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लीजू के इतना कहने के साथ ही हमें होलिसन को दिखाया जाता है हमारे होंग के इतने ज्यादा पावरफुल हमले के बावजूद भी होलिसन को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई होती, जिस चीज को देखने के बाद जो जियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तब हमें होलिसन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों के अंदर एनर्जी गैदर करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला होंग के ऊपर कर देता है, जिस हमले की वजह से जो होंगे उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है, और इस बात से हमारे होंग को ये पता चल जाता है कि वो होलिसन के मुकाबले का नहीं है, यानी कि वो अकेले होलिसन को नहीं हरा सकता। और जो होलिसन है होंग का मजाक उड़ाते है उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, आज तुम तीनों यहीं पर ही मरने वाले हो। तब हमें लीजू को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉर्ट एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा होलिसन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लीजू ये भूल जाता है कि होलिसन के सामने हमारा होंग नहीं टिक पाया तो वो किस खेत की मूली है, जिस वजह से जो होलिसन है वो हमारे होंग के ऊपर एक ही हमला कर देता है। होलिसन के एक ही हमले की वजह से जो होंगे उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसके जो कपड़े वो भी पूरी तरीके से फट जाते हैं, और जो होंगे उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाने लगते हैं। अपने मालिक को इस तरह से मार खाता हुआ देखने के बाद जो होंग की चिड़ी यानी कि जो माउंट है सीधा होलिसन के ऊपर हमला कर देती है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद जो होलिसन वो एक एनर्जी का हाथ बनाते हैं, वो चिड़िया को अपने हाथ के अंदर कैद कर लेता है और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वो चिड़िया को वहीं पर ही क्रश कर देता है, और अपनी आंखों के सामने अपनी इतनी ज्यादा प्यारी यानी कि अपने अमाउंट को मारता हुआ देखने के बाद जो लीजो है पूरी तरीके से पागल हो जाता है और अपने बजक मोड में जाते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए जो होलिसन है उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।